हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज 19 जुलाई 2025 हम ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी फॉर द डिले, आज थोड़ा सा लेट हो गया न्यूज़पेपर एनालिसिस में, बट डोंट वरी, मैं आपकी पढ़ाई, आपकी रिवीजन रुकने नहीं दूंगी जब तक कुछ एक्सट्रीम इमरजेंसी नहीं आ जाती। तो आई विल मेक श्योर जितनी भी मेरी बाकी काम रहे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट्स रहे, आई विल मेक श्योर मैं टाइम निकाल के आपके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस तो लेके ही आऊँगी ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ना रुके। ठीक है। एंड कभी अगर किसी रीज़न से थोड़ा सा डिले हो जाता है तो आप सोचना कि रात 12 बजे से पहले मैम ज़रूर न्यूज़पेपर एनालिसिस लाएगी, तभी डिले है। और अगर कभी मैं कैंसिल करती हूँ तो मैं आपको यूट्यूब में जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, सुबह ही या दिन को ही मैं बता दूंगी कभी अगर कैंसिल होता है तो, कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन अगर डिले हो रहा है तो समझ जाना कि रात 12 बजे से पहले तो मैम आपके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर ही आएंगी। ठीक है, मैं ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ इमरजेंसीज आ जाती है। तो एनीवेज आज न्यूज़ थोड़ा कम है, अगर आप देखोगे। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगी, आप बोल सकते हो कि मैम लेट आ रही है तो कम न्यूज़ ला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में आज जाके न्यूज़ देखना, अगर आपने देखा हो। क्रूड ऑयल वाला टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी कवर किया है, कुछ ऐसे नया फैक्ट नहीं है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, एग्जाम रेलिवेंट देखकर उतना कुछ है नहीं। ऑयल एक्सप्लोरेशन के बारे में, वो हाइड्रोजन गैस वगैरह, हाइड्रोकार्बन, हमने वो देख लिया न्यूज़, वो भी हमने कवर किया। ठीक है, जो मेघालय रघुवंशी वाला जो मर्डर केस है वो भी हमने, जो भी एग्जाम रेलिवेंट है, कवर कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड आज न्यूज़ में है, कल हमने वो कवर कर लिया। जूनोटिक डिजीज फिर से न्यूज़ में है, वो भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, देन नक्सलिज्म, नक्सलिज्म भी आज न्यूज़ में, ये वाली भी एक टॉपिक थी, छोटी सी कॉलम, वो भी हमने कवर कर लिया। तो ऐस हमने कवर कर लिया एंड कुछ नया फैक्ट आया नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, तो हम वो कवर नहीं करेंगे। वाई? ताकि आप रिविजन करो, बार बार यहाँ देने से, आपकी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो आज जो नया इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम असम ट्रिब्यून एंड अदर न्यूज़पेपर जो भी एग्जाम रिलेवेंट है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया। ठीक है, और आज सिंस सैटरडे है तो वी विल डू द मैप इन न्यूज़। पूरे वीक में जितना भी मैप इन न्यूज़ होता है इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो हम करेंगे। एंड डोंट वरी, हम धीरे धीरे सारा मैप ही कवर करते जाएंगे हर सैटरडे को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज जो हमारा पहला न्यूज़ है वो है कि द यूनाइटेड स्टेट हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड द रेजिस्टेंस फ्रंट, दैट इज टीआरएफ। इनको ऑफिशियली घोषित कर दिया यूएस ने कि ये एक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है। ठीक है, इट्स अ प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा। एंड इसको किस नाम से डेजिग्नेट किया गया? फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एंटिटी अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉ। ये सेम चीज़ लिख देंगे, यहाँ इंटरनेशनल लिख देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब टीआरएफ है क्या? ये इमर्ज हुआ था 2019 को, जब आर्टिकल 370 की जो स्पेशल स्टेटस वो हमने कैंसिल कर दी थी। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू कश्मीर के बाद ही ये इमर्ज हुआ था। इट्स रिगार्डेड एज अ रीब्रांडेड फ्रंट ऑफ लश्कर तैयबा, इनकी ही प्रॉक्सी एक टीम है। ठीक है, जो यूज टू मास्क पाकिस्तान रोल इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान के रोल को, कि पाकिस्तान रोल प्ले करता है टेररिज्म में, उसको ढकने के लिए ये अपने ऊपर ले लेता है, बट आपस में भाई भाई ऐसे ही समझ लो। ठीक है, तो सब पता ही है, ये सारा चीज़ हमने पहलगाम में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अभी देखते हैं कि इनको ही, जिसको ये टीआरएफ, अगर आपको याद हो, पहलगाम अटैक के टाइम पे भी न्यूज़पेपर एनालिसिस तो था नहीं, वहाँ पे न्यूज़पेपर में था कि टीआरएफ को पाकिस्तान हमेशा बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब टीआरएफ को लेकर बात चर्चा होती है, पाकिस्तान की ये हमेशा कोशिश रहती है कि टीआरएफ एक टेररिस्ट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। तो इस जो ग्रुप को पाकिस्तान हमेशा प्रोटेक्ट करता है, इमेज क्लीन करता है, क्लीन चिट देता है। तो वही अभी यूएस ने तो सारे दुनिया के सामने बोल ही दिया कि ये एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड अब से ये एस डी जी टी भी है।
तो ये क्या होता है हम देख लेते हैं। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट्स अ डेजिग्नेशन बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर सेक्शन 219 ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत ये डेजिग्नेशन दिया जाता है। ये क्या करता है? ये कुछ सैंक्शंस देता है जो लीगल हो सकते हैं, फिनेंशियल हो सकते हैं, ट्रैवल के, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, पैसे आपको मिल नहीं सकता, लीगली आप कुछ चीज़ें सैंक्शन वहाँ पे लीगली कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये समझ लेना कि जो यूएस बेस्ड एसेट है वो फ्रीज हो जाती है। ठीक है, वो उनका नहीं रहता, वो लॉस कर देते हैं ऑनरशिप। एंड ऑल्सो यूएस पर्सन अगर कोई एंगेज करना चाहे ऐसे ग्रुप से तो वो भी यूएस पर्सन नहीं कर सकती। यूएस के जो लोग हैं इस ग्रुप से अपने आप को एंगेज नहीं करवा सकते, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो दिस डेजिग्नेशन फ्रीजेस टीआरएफ यूएस बेस्ड एसेट एंड प्रोहिबिट यूएस पर्सन फ्रॉम एंगेजिंग विद द ग्रुप। अब एलईटी जिसको अगर नहीं पता, लश्कर तैयबा क्या है? इट्स अ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे अटैक में इंक्लूडेड था, जैसे 26/11 मुंबई अटैक है, उसमें भी इसका हाथ था। तो ये इंडिया में बैन है एंड ग्लोबली भी ये ग्रुप बैन है। 26/11 वाई 26/11 उन्होंने 26/11 को ही क्यों किया था, ये आपको एक पता है? मैं आपको एक फैक्ट एडिशनल बताती हूँ। क्या आपको पता है 26 नवंबर ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जाके आज कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत के प्रेम्बल को देखना, वहाँ पे एक डेट होगा 26 नवंबर। हमने क्या किया था उस दिन, देखना कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट विथ रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड तभी हमारे जो डिग्निटी है उस पर हर्ट करने के लिए उसी दिन मुंबई अटैक किया गया था। अब देखना, तभी आपको याद रहेगा 26 नवंबर वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज जाके देखना, ठीक है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देन एसडीजीटी क्या है? दैट इज द स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। ये क्या है? ए लिस्ट मेंटेन बाय यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट टू ब्लॉक एसेट एंड कट ऑफ फाइनेंशियल नेटवर्क टू टेररिस्ट। कि टेररिस्ट के जो एसेट्स है वो भी ब्लॉक किया जाता है। ये हमने देखा था ना कि फ्रीज कर देते हैं यूएस बेस्ड एसेट, और फाइनेंशियल नेटवर्क भी टेररिस्ट की ये सारा कट ऑफ कर देते हैं। तो यूएस ने ऑल्सो ये जो टीआरएफ ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसके जो कमांडर है बशीर अहमद रशी, इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया। उन कहा गया कि इन्होंने बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स जम्मू कश्मीर में करवाए हैं। तो इंडिया तो ये पहले से ही कहता आ रहा है, लेकिन ये कोई, ठीक है, ऑफिशियली हम इसे नहीं बोल सक रहे थे। हम बोल भी सक रहे थे तो पाकिस्तान हमेशा क्लीन चिट लाता था सामने, बट हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ग्रुप को यूज़ करके अपने आप को एफ से बचाने की कोशिश करता है। एफ क्या है? इज़ द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट वगैरह स्टैटिक पार्ट याद करो। तो एफ हमने ऑलरेडी कवर किया है, वो जाके रिवाइज करो। अगर नहीं है, जो भी किताब पढ़ रहे हो वहाँ पे एफ है। आईआर के लिए कुछ तो पढ़ रहे हो ना, कोचिंग मटेरियल भी होगा, वहाँ जाके देखो एफ के बारे में क्या है। ठीक है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारे थोड़े से फैक्ट्स याद रखना, थोड़े से आपको पता होने चाहिए। इवन इफ प्रीलिम्स में ना आए, मेंस में अगर इंटरनल सिक्योरिटी या ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आप ये सारे कीवर्ड्स के साथ ऐसे लिखोगे तो इट विल बी हेल्पफुल। इंडिया पाकिस्तान का कोई आता है तो भी आप लिख सकते हो कि पहले तो ऑफिशियल लेवल पे हम पाकिस्तान के कहते थे कि टीआरएफ ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन हमेशा यूएनएससी में पाकिस्तान क्लीन चिट दे देता था, वो प्रोटेक्ट करता था कि नहीं टीआरएफ तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अभी तो यूएस ने ऐसा डेजिग्नेट कर दिया, तो ग्लोबली हमारी बात तो सही हो गई कि हम जो कहते थे, हमने तो यही मेंटेन रखा था कि पाकिस्तान ये सारी चीज़ों को, ग्रुप को यूज़ करता है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इंटरलिंक करके। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है एक स्किल ट्रेनिंग एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर कौन सा स्कीम? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अंडर दिस प्रोजेक्ट 150 यूथ कैंडिडेट को ट्रेन किया जाएगा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड 300 विमेन कैंडिडेट को रिसीव होगा एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, जहाँ स्टाइफन भी दी जाएगी, इंडस्ट्री लिंकेजेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग को हम क्योंकि इंडस्ट्री के साथ भी लिंक करेंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि ये
एक स्किलिंग इनिशिएटिव है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो फोकस करता है स्किल पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे एंड लीडरशिप ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द माइनॉरिटी एंड आर्टिसन कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो ये आप बोल सकते हो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा, इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज GS3 में ये टॉपिक है। तो आप उसमें भी इस चीज़ को एज एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैं तो रोज देती हूँ, आपको जो याद रहे वो आप एग्जाम में लिखना, है ना। तो दिस स्कीम इज इंटेंडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन कन्वर्जेंस विद द स्किल इंडिया मिशन। ऑब्वियसली स्किल है तो इसके अंडर तो होगा ही कि दोनों एक दूसरे को तो कम्प्लीमेंट करेंगे ही ना चीज़ें। तो ये स्किल इंडिया पोर्टल वगैरह ये तो चलो बेसिक चीज़ है कि इट विल बी इंटीग्रेशन थ्रू द स्किल इंडिया पोर्टल ऑल्सो। सो VM विकास स्कीम इंटीग्रेट्स द मिनिस्ट्रीज अर्लियर स्किलिंग एंड एडुकेशन। जो पहले के जो स्किलिंग एंड एडुकेशन इनिशिएटिव थे वो यूनिफाइड करके एक साथ वो सपोर्ट करेंगे किसको, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। कौन कौन है वो, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड जोरेस्ट्रियंस यानी पारसीज। तो स्कीम में ऑल्सो प्रोविजन है कि वो क्रेडिट लिंकेज बाय कनेक्टिंग बेनिफिशियरीज विद लोन प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो कुछ लोन वगैरह भी अगर वो लेना चाहे तो ये सब भी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसी बेस पे ये एक MCQ है, आप ज़रूर से सॉल्व करना। देखो MCQ आप लोग कमेंट में तो नहीं देते हो, बट पता नहीं जो भी लोग देख रहे हो अभी, ठीक है, मैं आशा करती हूँ आने वाले दिनों में और भी लोग जुड़ेंगे इस इनिशिएटिव से। तो MCQ जो मैं देती हूँ ना वो क्यों देती हूँ, क्योंकि अगेन आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है या आप बस प्रिपरेशन शुरू किए हो कि आप एक साल पढ़ोगे फिर अपना अटेम्प्ट दोगे, तो स्टडी के साथ हमें ये भी सीखना होता है कि हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू अप्लाई इट। तो स्टडी का एप्लीकेशन हमें सीखना पड़ता है एंड वो स्टडी तो हम पढ़ के सीख जाएंगे, रिविजन से सीख जाएंगे, एप्लीकेशन से कैसे सीखेंगे, बाय सॉल्विंग MCQ और मेंस के लिए आंसर राइटिंग, है ना। तो इसलिए MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा रोज मैं आपको एटलीस्ट बाकी दिन न्यूज़पेपर में 4-5 तो देती हूँ, आपको लग रहा होगा एक MCQ करके क्या ही होगा, बट अब देखो ना कि जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को अप्लाई करके आप MCQ कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो। तो आपका यहाँ पे कितना 25 डेज में इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा 125 MCQ तो मंथ में कर रहे हो ना इनिशियली। क्योंकि इनिशियली आपका स्टैटिक जब तक कंप्लीट नहीं होता है, मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि टेस्ट सीरीज करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज कब आता है, वो पूरा स्टैटिक जब आपका 80% कंप्लीट हो जाए, फाउंडेशन जब आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आता है रोल टेस्ट सीरीज का। तो जब तक टेस्ट सीरीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी एप्लीकेशन को चेक नहीं करोगे कि आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं अपनी पढ़ाई। तो आप अप्लाई ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से करो ना, बूंद बूंद से ही तो भरता है ना मटका, है कि नहीं। तो आप ये सारे ड्रॉपलेट्स को अपनी लाइफ की मत इग्नोर करो। ऐसा मत सोचो कि ये 5 MCQ करके क्या ही होगा, बाय द एंड 125 MCQ कर रहे हो एंड जब पढ़ रहे हो अभी टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हो, तो जीरो से अच्छा तो 125 है ना, कुछ तो कर रहे हो। तो इनिशियल लेवल से ऐसा प्रैक्टिस करो, होलिस्टिकली प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। देन हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है कि बनी ग्रासलैंड इन गुजरात। कहाँ पे है ये याद रखना, जगह आ जाता है ऐसा, पहले भी MCQ आए, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आए या सीधा सीधी पूछ ले, ऐसा UPSC में आ ही चुका है, APSC में भी कभी आ जाएगा, ठीक है। ये एक डेजिग्नेटेड साइट है अंडर प्रोजेक्ट चीता। तो अभी चीता री इंट्रोडक्शन के लिए ये तैयार है, ये हमने रेडी कर लिया ये ग्रासलैंड को, है कि नहीं। तो न्यूज़ तो चलो ये आम जनता वाली न्यूज़ है, एग्जाम परस्पेक्टिव से ये बनी ग्रासलैंड है क्या, बनी इज एशियाज लार्जेस्ट ग्रासलैंड, एशिया का, ठीक है, लोकेटेड नियर ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात। एंड ये इमर्ज हुआ था समुंदर से, इट इमर्ज फ्रॉम द सी ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना, थोड़ी यहाँ पे फैक्ट्स है, एनवायरनमेंट सेक्शन बोल लो या जियोग्राफी बोल लो, जियोग्राफी में भी ये सारे जानने तो होते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। वेजिटेशन इसका स्पर्स एंड लार्जली रेनफॉल डिपेंडेंट होता है, डोमिनेटेड बाय लो ग्रोइंग प्लांट। ऐसे थोड़े फीचर याद रखने पड़ते हैं, UPSC में बहुत बार ऐसा पूछा गया, फीचर्स दे देंगे एंड फिर ग्रासलैंड का टाइप बताओ ऐसा पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लो ग्रोइंग प्लांट्स पाया जाता है, फॉर्ब्स एंड ग्रामिनोइड्स, मेनी ऑफ विच आर हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक मतलब जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट, उनके पौधे पे अगर सॉल्ट ज़्यादा हो भी जाता है मात्रा तो वो मरते नहीं है, वो टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ स्कैटर्ड ट्रीज एंड स्क्रबलेंस भी पाया जाता है। इनको और एक नाम से कहा जाता है मिस्टीरियस चीरबत्ती,
और गोस्ट लाइट्स दैट अपीयर एट नाइट, ये फीचर भी याद रखना। बनी की जो फीचर है वो एक यूनिक ब्लेंड ऑफ वेटलैंड एंड ग्रासलैंड दोनों की ब्लेंड है इकोसिस्टम, जहाँ पे की स्पीसीज कौन है, दैट इज बनी बफेलो, कांग्रेज कैटल, इंडिया वाइल्ड एस, कैमल एंड हॉर्स। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे कौन लोग कौन कम्युनिटीज रहते हैं, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज जैसे मलधारीज। तो मलधारीज कहाँ कौन से ग्रासलैंड पे है, ऐसा कुछ आ गया तो याद रखना गुजरात बनी ग्रासलैंड, तो जो भी रिलेटेबल लगे वो मार्क करना। मलधारीज मतलब कीपर ऑफ एनिमल स्टॉक, ये एक ट्राइबल हर्ड्समैन कम्युनिटी है जो रहते हैं बनी में एंड गिर फॉरेस्ट रीजन में। तो वो कौन कौन से पशुओं को रेयरिंग करते हैं, शीप, गोट्स, काउ, बफेलो, कैमल। अगेन कॉमन सेंस, सिर्फ कैमल थोड़ा सा ऑड वन आउट लग सकता है, बट ग्रासलैंड है, कैमल तो होंगे गर्मी में, है ना। द ग्रासलैंड क्लोजली रिजेंबल द चीताज नेचुरल हैबिटेट इन अफ्रीका, तो ये ग्रासलैंड मिलता जुलता हैबिटेट क्रिएट करता है, इसलिए हम चीता रीइंट्रोड्यूस अगेन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसमें ग्रासलैंड, सवाना, स्क्रैपलैंड्स, ये सब इसमें फीचर्स है, तभी हम चीता को यहाँ रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चीता वर्ल्ड की फर्स्टेस्ट मैमल है, इज द ओनली लार्ज कार्निवोर एक्सटिंक्ट इन इंडिया 1952 से। तो दूसरे बिग कैट्स की तरह ये रॉर नहीं करता, बट यूज चिप्स, बार्क्स एंड शटर बार्क्स टू मार्क प्रेजेंस एंड टेरिटोरी। कुछ कुछ फीचर्स बस ध्यान रखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लोगे दो बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा, एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। इसी बेस पे ये एमसीक्यू आप जरूर से सॉल्व करना। दूसरा जो न्यूज़ है वो है इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज। याक्तेन करके एक विलेज है, ये नाम का एक विलेज है, कहाँ पे, सिक्किम के पांग्योंग पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में, जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज अंडर नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव। तो ये याक्तेन नोमैड विलेज है क्या, इसको क्यों किया जा रहा है, फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म, रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी एंड ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप इन द हिमालयन स्टेट। तो इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक एनजीओ के द्वारा, ताकि हम डिजिटल नोमैड हब बना सके फॉर प्रोफेशनल सीकिंग ए ब्लेंड ऑफ, जो रिमोट वर्क करना चाहे, कि वर्क फ्रॉम होम मॉडल है लेकिन वो रिमोटली जाके काम करना चाहे, पीसफुल लिविंग। तो ये काइंड ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म भी है, जहाँ पे जाएंगे वहाँ टूरिज्म भी होगा, एंड जो जाएगा, जैसे शांतता चाहिए किसी को, पीसफुल लिविंग करना है, तो उससे उनकी क्या होगी, बोथ मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस भी बढ़ेगी। तो दोनों चीज़, सबका साथ सबका विकास, टूरिज्म भी बढ़ रही है एंड आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो मोटा मोटी इंटेंशन यही है। तो डिजिटल नोमैड हम किसको कहते हैं, जो पर्सन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है टू वर्क रिमोटली, अर्निंग ए लिविंग ऑनलाइन वाइल मूविंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू अदर चॉइस। कहीं से भी जा सकते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कहीं रिमोटली वो गाँव से भी पढ़ सकता है, मीन्स जहाँ वाईफाई तो होना चाहिए, है ना, और ऑनलाइन कमा सकता है। तो ये सिक्किम का एक इनिशिएटिव है, वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, जिससे लोकल एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ इनोवेशंस को भी एक साथ हम प्रमोट कर सकें। जैसे कि ये ट्रांसफॉर्म करेगा स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनटू ए ईयर राउंड हब्स फॉर डिजिटल प्रोफेशंस अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। लोग आएंगे वहाँ पे, डिजिटल प्रोफेशन जो भी है रिमोट वर्क करेंगे आके, तो वो टूरिज्म भी डेवलप होगा। इससे जो होम स्टे ऑनर्स है उनकी भी कमाई होगी, इंटरप्रेन्योरशिप होगी, है कि नहीं। टूरिस्ट ऑफ सीजन में भी लोग आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए, तो उनकी कमाई भी हो जाएगी। और ऑफर ऑब्वियसली ये तो चाहिए होगा ऑनलाइन काम में, हाई स्पीड वाईफाई, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी ऑफर की जाएगी। वैसे सिक्किम का नाम दूसरे रीजन से भी बहुत हिट है, क्यों, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। कब बना था, 2016। देन फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग। देन फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, 2016। तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो सिक्किम को स्पेशल बनाता है। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जब भी हमारा हेल्थ के साथ और वर्क के साथ, कि अभी मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हेल्थ और वर्क को साथ लेके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हेल्थ एंड इकोनॉमी दोनों चीज़ GS3 में आता है। तो जो क्वेश्चन ऐसे आए वहाँ पे आप कनेक्ट करके लिख सकते हो ये एग्जाम्पल को, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल आप ये नोट डाउन करके रखना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। तो आज जो हमारा एडिटोरियल है, फ्लड्स पे एक आया था, ऑलरेडी हमने फ्लड्स पे एक एडिटोरियल कवर किया है, तो नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही नया फैक्ट मिल गया जो वहाँ पे है नहीं, तो ऐसा इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले। बट बराक वैली का कुछ अलग थोड़ा सा नया फैक्ट था, घूम फिर के तो सब एक ही होगा फ्लड का, बट ठीक है,
आज बराक वैली स्पेसिफिक आया था, तो अगर आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाए या फिर एग्जाम में GS 5 में सीधा आ जाए तो आप बता पाओगे। तो हम सबको पता है कि लैंडस्लाइड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ दोनों ही खराब करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, पर्टिकुलरली बराक वैली। अभी हाल ही फिलहाल में वहाँ पे फ्लड सिनारियो की वजह से रेलवे लाइन भी बंद थी। तो उसके कजेज ऑन लॉन्ग टर्म हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में ऑथर ने कहा कि थोड़ा चलो जानते हैं। तो देखो, लैंडस्लाइड एक नेचुरल हैजर्ड है जो बराक वैली असम में हर साल ही देखा जाता है, हर जगह ही देखा जाता है, स्पेशली मानसून सीजन, दैट इज जून टू सितंबर। लैंडस्लाइड होती है जैसे डिमा हसाओ मेघालय लिंक जानती है, जिससे रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी में बहुत सारी असर पड़ती है। इस बार जैसे बराक वैली और नाइबरिंग स्टेट त्रिपुरा एंड मिजोरम के साथ भी आइसोलेट हो जाती है, क्योंकि रास्ता बिगड़ जाता है ना, होता ही नहीं है। ठीक है, तो कॉज क्या है? देखो, एक तो फ्रेजाइल जियोलॉजी प्रेजेंस, कि कुछ डिलीटोरियस रॉक पाए जाते हैं जो शेल एंड काओलिन, ये सब जल्दी जल्दी स्वेल होते हैं, स्लिप होते हैं। अगर पानी ज़्यादा आता है लैंडस्लाइड की वजह से और ज़्यादा स्वेलिंग एंड स्लिपरी हो जाती है। एंथ्रोपोलॉजिक प्रेशर बनती रहती है क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, अभी ब्रिज बना रहे हैं, कुछ ट्रैक बना रहे हैं या फिर रास्ता बना रहे हैं, तो हम जियोलॉजिकल स्टडी अच्छे से नहीं करके अगर बनाते हैं तो वो ज़्यादा वर्स कर देता है। जैसे कि अभी देखा गया ना, जो नेशनल हाईवे 27, बीजी रेलवे लाइन एज वेल एज नेशनल हाईवे 6, ये सारी पास करती है हाईली सेंसिटिव जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो जोन है वहां से पास करती है। तो ये सब के लिए हमें और ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाता है, बिकॉज रीज़न ही ऐसा है, जियोग्राफी ही ऐसी है इस जगह की। बाकी मानसून एंड रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटेंस रेन होता है, जिससे वो ट्रिगर होता है फिर से सॉइल सेचुरेशन थ्रेशोल्ड, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्सट्रीम रेनफॉल बढ़ने की वजह से अनप्रडिक्टेबल लैंडस्लाइड हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, कभी बारिश जब आनी चाहिए तब नहीं आ रहा, बाद में आ रहा है तो अचानक से लैंडस्लाइड आ जाता है। हम बोल ही नहीं सकते, कभी कभी एकदम से हो जाता है सब कुछ। लाइफ में तो वैसे भी सब कुछ अचानक ही होता है कि नहीं? देन टोपोग्राफी एंड स्लोप मॉडिफिकेशन, देखो वहाँ पे इतने पहाड़ इलाका, टेरेन है, स्लोप कटिंग हो रही है रास्ते रेलवे के लिए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है लैंडस्लाइड होने में। वैसे भी वह अर्थक्वेक वाला जोन है, वो तो एक सेकेंडरी रीजन है ही। सिस्मिसिटी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की ज़्यादा है, हमें पता है ना? तो लैंडस्लाइड जो डिमा हसाओ में देखा गया, कम्युनिकेशन तो मल्टीपल टाइम साल में हम कट करते ही है ये सारी चीज़ों से। सो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स जो कॉजेज है ऑथर ने डिस्कस किया। इम्पैक्ट क्या होता है कि वही फ्रीक्वेंट आइसोलेशन, हम हफ्तों तक कम्युनिकेशन हमारी टूट जाती है, तो जो बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, बहुत सारे काम से आना जाना करना पड़ता है, उनकी तो लाइफ बहुत सारी हॉल्ट हो जाती है। इसेंशियल कमोडिटी क्राइसिस हो जाती है, ज़्यादा दिन तक ये चली सप्लाई ऑफ फूड, फ्यूल, मेडिसिन भी होती है। डैमेज टू सेटलमेंट्स एंड लोगों को जान भी जाती है, ह्यूमन लॉसेस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होती है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस भी होती है क्योंकि ट्रेड रुक जाती है, ट्रांसपोर्ट रुक जाती है कम्युनिकेशन टूटने की वजह से। तो इसलिए ऑथर कहता है कि हमें जियोलॉजिकल मैपिंग की ज़रूरत है, स्लोप की स्टेबिलिटी एनालिसिस करें, फिर हम कुछ करें, फिर कुछ मॉडल लाए जिससे हम लैंडस्लाइड की लोकल डाटा को रिकॉर्ड करके अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकें। रिमोट सेंसिंग, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें हम साइंटिफिक वे से भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करके जितना हो सके हम डैमेज कंट्रोल कर सकें। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि पानी, जो भी लैंडस्लाइड बारिश हो रही है तो पानी की आउटलेट एक रहे, जो मेन रास्ता है उसमें थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़े ताकि कम्युनिकेशन बचा रहे। हम कुछ इन्वेस्ट करें कि दूसरा सेकंड कनेक्टिविटी रोड हम निकालें वहाँ के लिए। लोकल लेवल डिजास्टर प्रिपेयरनेस तो ये तो है ही, और खाना वाना के लिए स्टॉक पाइलिंग ये सब भी करें। ये अगेन बेसिक चीज़ है, बट ये सारे एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा सा अलग है तो आप लिख सकते हो। इवन इफ बड़ा वैली नहीं, फ्लड इन असम वाले भी क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये ऑथर ये कहता है कि लैंडस्लाइड जो ये बराक वैली में आए दिन होता रहता है, तो ये नेचुरल रीज़न तो है ही, लेकिन ह्यूमन के भी बहुत रीज़न है, क्योंकि अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत सारे हम जो एनालिसिस करनी होती है वो कहीं पे चूक जाते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए साइंस बैक्ड, इंजीनियरिंग सपोर्टेड, क्लाइमेट रेजिलेंट अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा ताकि हम जियोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं, चैलेंजेस है, उससे कोप अप कर सके, रीजनल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा अच्छा कर सके, है कि नहीं? तो यही सारा ऑथर ने कहा है, नथिंग न्यू, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है टॉपिक, सो मैंने आपके लिए कवर कर लिया। ठीक है, सो आज हमारा सैटरडे है तो हम मैप थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वींसलैंड न्यूज़ में था, क्यों था आप बताना। लास्ट 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, वाई क्वींसलैंड इन न्यूज़।
बताना, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज चल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया का, तो है ये किधर, ये एग्जाम में आ जाएगा, है किधर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देन यहाँ आपके आसपास थोड़ा कुछ जानना चाहिए। देखो ऐसे ही हम मैप पढ़ते हैं, ठीक है। मैप को रट्टा नहीं मारना है, जो भी न्यूज़ में रहता है थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि अभी तैमूर सी आ गया, आप किधर है, कौन से लोकेशन में आपको जानना है। हाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास पढ़ा था हमने, तो वैसे मार्क कर सकते हो। अराफुरा सी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में है। देन गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन में, मीन्स नॉर्थ साइड ऑफ, आपको थोड़ा थोड़ा जानना पड़ता है। मैकडोनल रेंजेस ऑस्ट्रेलिया में। सिम्फन डेजर्ट, आर्टिसन बेसिन, ठीक है। मुरे रिवर बेसिन, तो ये सारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। बास स्ट्रेट कहाँ पे है, तो बास स्ट्रेट आता है तो आपको लगेगा हाँ किधर है, पढ़ा नहीं है कभी। तो ऑस्ट्रेलिया ये रीजन आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ऐसे ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। किम्बरले प्लेचू, ये अभी ये देखा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, डेजर्ट देखोगे तो आप एकदम से अफ्रीका टिक कर दोगे, तो ऑस्ट्रेलिया होगा तो ऑस्ट्रेलिया टिक करना, ठीक है। तो बस यही सारे आपको एज इट वाज इन न्यूज़, तो इसके आसपास के रीजन में क्या पाया जाता है, बेसिकली कौन सा रिवर, कौन सा बेसिन, कौन सा डेजर्ट है, थोड़ा देख लेना पड़ता है। तो यही चीज़ आप मार्क करो। अभी मेरे साथ मैप खोलो, एटलस तो आपने रखा होगा, रखना चाहिए आपको बीइंग एन एस्पिरेंट। एटलस में वही मार्क कर दो जो मैंने बोला। एंड संडे को, हर संडे को मैप खोलते जाओ। अभी लास्ट सैटरडे जो देखा, ये सैटरडे जो देखा, हर जमा होते रहेगा, आप मार्कर से मार्क करते जाओ। बाद में संडे वैसे ही सब कुछ देखते जाना, जो जो मार्क किया आपने। पहले जो जो हम पढ़ रहे हैं वो देखो, बाद में दूसरा कवर करना। तो इसी तरीके से एक सिंक्रोनाइज वे से आप रिविजन कर पाओगे, ठीक है। देन अर्जेंटीना वाज इन न्यूज़, हमारे पीएम भी गए थे, है कि नहीं। तो अर्जेंटीना के आसपास कहाँ है, यहाँ पे इसके ऑपोजिट ऊपर ही उरुग्वे। देन यहाँ पे आइलैंड, देन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मगेलन, यहाँ पे चिली, एंडीज कहाँ पे, इधर साउथ अमेरिका, वो आपको थोड़ा जानना है। अमेजन बेसिन ऊपर है इधर, ठीक। देन फ्रेंच गुयाना यहाँ पे, थोड़ा वेनेजुएला कहाँ पे है, इधर ऊपर कैरेबियन सीज के पास है, ठीक। तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। गैलापागोस आइलैंड ये पहले आ चुका है पीवाईक्यूज में। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होकर गुजरता है साउथ अमेरिका में, एंड देन इक्वेटर भी होकर गुजरता है कि नहीं। ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन शील्ड्स, ओके। तो ये सारी चीजें, पैसिफिक ओशन एक तरफ एंड अटलांटिक ओशन एक तरफ, या कैरेबियन सी ऊपर, ठीक। तो थोड़ा सा इसलिए ये लोकेशंस देख लेना, बस एक दो बार देखोगे तो आपको याद रहेगा। पिक्टोग्राफिक मेमोरी, ये सारी चीजें रट्टा मारने की नहीं है, ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपकी, इसलिए एक ही जगह से पढ़ो। मैं अभी ये कर रही हूँ ना, आप साथ ही साथ एटलस में मार्क करो, तो फिर वो आप देखते जाओगे, तो देखोगे तो आंखों से मतलब देख लोगे तो याद रहता है, वो छवि छप जाती है। अभी मैं कोई मूवी का बोलूँ सीन, तो आपको याद आ जाता है ना दिमाग में, तो वही हम पिक्टोग्राफिक मेमोरी कहते हैं उसे। तो इसे भी आप कहानी जैसा पढ़ो ना। हाँ मैं गया था, मैंने पैसे जमा किए, फिर मैं कैरेबियन सी में पहुंचा, फिर यहाँ से मैं इधर नीचे की तरफ गया, यहाँ मुझे क्या मिला, गुजाना हाईलैंड्स मिला, फिर यहाँ पे ब्राजीलिया हाईलैंड्स मिला। ऐसे कुछ कहानी बना के कुछ भी कर लो, याद रखो बस, ठीक है। देन ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में थोड़ा सा जानो। वैसे तो टू मेन टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड पाए जाते हैं, एक ट्रॉपिकल, एक टेम्परेट, है कि नहीं। टेम्परेट ग्रासलैंड में जैसे कि ये यूरेशियन स्टेप्स होता है कि। देन नॉर्थ अमेरिका के पेरिस, ठीक है, पेरिस, एंड फिर अर्जेंटीना के पेम्पस, ठीक है। अभी ये अर्जेंटीना न्यूज़, तो पेम्पस ग्रासलैंड कहाँ पे है, तो मार्क करना अर्जेंटीना में। तो ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ना होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जैसे सवानाज हो गया, है कि नहीं। ऑस्ट्रेलियन सवानाज भी है, जैसे इसे हम नॉर्दर्न सवानाज भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वाइल्ड फायर्स और वाइटल फॉर, हमें पता है कि ग्रासलैंड में वाइल्ड फायर्स होते हैं, बहुत कम न्यूज़ देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी आग, याद है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होती है उसमें ड्राई एंड वेट सीजन होती है, जो रिमेन वार्म ऑल द टाइम। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड में कोल्ड विंटर वार्म समर भी होती है, तो विथ सम रेन। तो ये दोनों फीचर डिफरेंस याद रखना। तो ये रीजन याद रखना। यहाँ पुस्टच ग्रासलैंड स्टिप्स, देन मंचूरिया ग्रासलैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे अफ्रीकन सवाना, वेल्ड, डाउन्स, लियानोस, कैंपोस। तो देखो, अब
एक एक दिन करके पढ़ते जाओगे ना ये सारी चीज़, तो आपको कम लगेगा चीज़ें। एक ही दिन में एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले आज तो मैं 4 दिन मैप को ही सिर्फ दूंगा, तो कितना याद रख लोगे? ओवरलोड हो जाएगा दिमाग एंड नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरे साथ साथ डे 1 से आप ऐसे ही होलिस्टिक प्रिपरेशन करो। एंड इसलिए मैं कहती हूँ ये करंट अफेयर्स स्टैटिक के साथ कनेक्ट है। देखो ये होने के लिए तो करंट अफेयर्स है, अर्जेंटीना इन न्यूज़ पर पैम्पस पूछ लेगा, कोई बोलेगा ये प्योर करंट अफेयर से आया क्योंकि अर्जेंटीना में पीएम गए थे, लेकिन ये है तो स्टैटिक ना। स्टैटिक में ग्रासलैंड वाला टॉपिक है हमारा, इन्वायरमेंट में बोल लो या ज्योग्राफी में बोल लो, तो ये कवर करना है। बट सिंस अर्जेंटीना करंट अफेयर्स में है तो थोड़ा सा ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ करंट अफेयर्स इज ऑलवेज अबाउट 70 to 80% स्टैटिक ओनली। वो आपको पता होना चाहिए हाउ टू कनेक्ट एंड हाउ टू रिप्रोड्यूस इट इन एग्जामिनेशन। लेकिन वो रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा, एंड वही मैं आपको रिपीटेडली बोलती हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इन सबको कवर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल तो संडे है एंड मैं कोशिश करूँगी जल्दी आपके लिए एपीएससी जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं एनालिसिस एक थोड़ा ब्रीफ लेके आऊँ। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोग कुछ बताते हो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये एनालिसिस कुछ लोगों ने मांगा था तो मैं इसलिए यहाँ पे लेकर आऊँगी जल्दी। ठीक है, तो कल अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, संडे हाफ डे हमेशा रिवीजन कीजिए और हाफ डे हमेशा ब्रेक लीजिए, क्योंकि यू डिज़र्व ब्रेक। क्योंकि ब्रेक नहीं लोगे, रिचार्ज नहीं होगे, रिचार्ज नहीं होगे तो मंडे से फिर लड़ाई कैसे करोगे अपने साथ, है कि नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।